नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोगों ने कल का कवि परिचय पढ़ लिया होगा। कुंवर नारायण सिंह हमने अपना पाठ शुरू किया था, नया पार्ट तीसरा है आरोप भाग 2 का। अब हम नया वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। उसका इसकी जो कविताएं हैं वो 2 कविताएं इनके पार्ट में शामिल की गई हैं। यहाँ पर हम इनकी पहली कविता का अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपसे कंटिन्यूटी में जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत छोटी सी कविताएं हैं। कल हम इनके बारे में जानकारी पड़ी थी कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था सन 1927 में, और 2017 में इनकी मृत्यु हो गई थी 90 साल की उम्र में दिल्ली में। इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान इन्होंने जीता, प्रेमचंद सम्मान इन्होंने जीता। इसके बाद इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो काफ़ी सारे पुरस्कार थे और इन्होंने अलग अलग रचनाएं की। इनके काव्य संग्रह थे 5, हमारे पास काव्य संग्रह थे इनके एक प्रबंध काव्य था आत्मजयी करके। इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखा, इन्होंने साक्षात्कार भी लिखा, इन्होंने समीक्षात्मक आज के बाद का युग, इस तरह से समीक्षात्मक अध्ययन भी इनका, एक समीक्षात्मक रचना भी इनकी देखने को हमें मिली। ठीक है। इसके बाद में इनकी जो रचना शैली है वो नागर संवेदना इनकी रचना शैली है। इन्होंने लाग लपेट को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। जो शहरी देशों में शहरी क्षेत्रों में जो भी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, उन्होंने उन मुद्दों पर इन्होंने अपनी आवाज़ मुखरित की है। यहाँ पर वो एक छोटी सी कविता है इनकी, कविता के बहाने। यहाँ इसका नाम है कविता के बहाने। इसके बारे में हमने कल एक छोटा सा ब्रीफ वो पढ़ा था कि यहाँ पर चिड़िया, फूल और बच्चे से कविता की तुलना की गई है। चिड़िया और फूल के खिलने की एक सीमा है, उनके उड़ने की सीमा है, लेकिन कविता और बच्चे की कोई सीमा यहाँ पर नहीं है। वही यहाँ पर बताया कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी कविता भी उड़ना जानती है और चिड़िया भी उड़ना जानती है। इन दोनों में क्या समानता है, लेकिन कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता भी एक उड़ान है। जब उनमें हम सही शब्दों को पिरो देते हैं तो कविता भी देशों की सीमाओं से परे हो जाती है। हर जो सामान्य व्यक्ति है उस कविता को समझ सकता है। तो कविता की उड़ान चिड़िया के बहाने, यानी कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। कविता की उड़ान भरना चिड़िया क्या जाने। जिस तरीके से चिड़िया उड़ान भरती है, जिस तरीके से चिड़िया अपना सफ़र उड़ करके अपने पंखों की सहायता से तय करती है, उसी प्रकार से कविता अपने शब्दों के पंखों की सहायता से अपने सफ़र को तय करती है। लेकिन कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। बाहर भीतर, इस घर उस घर, चिड़िया जिस तरह से अंदर बाहर होती है, इस घर पे जाती है, उस घर पे जाती है, उसी प्रकार से कविता भी अपनी उड़ान भरती है। वो लोगों के देश के अंदर, देश के बाहर, सब लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। मतलब चिड़िया के उड़ने की एक सीमा है। यहाँ पर सीमा तय कर दी गई है चिड़िया की उड़ने की। चिड़िया की उड़ने की एक सीमा है, वो आकाश में, अनंत आकाश में कुछ ही दूरी तक, कुछ ही ऊंचाई तक जा सकती है। लेकिन कविता की जो उड़ान है वो असीमित है, अनंत है। वो देशों से परे है, काल यानी समय से परे है। ठीक है। भाव जो भी है उसका भाव सभी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कविता के पंख लगा उड़ने के माने, यानी कविता जब अपनी चरम सीमा पर है, या कविता जब कालजयी है, समय को भी पार कर जाती है, तब उसकी जो उड़ान है वो चिड़िया से भी आगे निकल जाती है। ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। इसका सेकंड पैराग्राफ देखिए, छोटी सी कविता है। 3 चीज़ों से यहाँ पर इन्होंने इनकी तुलना की है कविता की। पहले में हमने पढ़ा चिड़िया के बारे में। अब आता है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। ठीक है। जिस तरीके से फूल खिलते हैं, अब मौसम आता है, अब अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल खिलते हैं, उसी प्रकार से जो कविता है वो भी खिलती है। उसमें रस होता है, उसमें भावाव्यक्ति होती है, उसका अपना ही एक तरीके का स्वाद होता है। कह लीजिए, जो भी कविता का भाव समझ जाता है, जन सामान्य जो भी जिस कविता का भाव समझ जाता है, उसको एक तरह की आनंदानुभूति होती है। क्योंकि जब हम फूलों को खिलते हुए देखते हैं, हमें प्रसन्नता होती है। हम उनकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं, उनके रंगों को देख सकते हैं। खिले हुए फूलों को देखकर जिस तरीके से हमारे मन में रसानुभूति होती है, उसी प्रकार से कविता को सुनकर, उसका भाव देखकर, उसके काव्य सौंदर्य को जान करके हमारे मन में रसानुभूति होती है। एक अजीब प्रकार का आनंद उमड़ता है। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने।
अब यहाँ पर फूलों के खिलने की भी एक सीमा है, उसका तो जब मौसम आएगा वो तभी खिलेगा, लेकिन कविता कभी भी खिल सकती है, आप कविता कभी भी पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है, खिलने का मतलब यहाँ कविता आप कभी भी पढ़ सकते हो, उसका रस का आस्वादन आप कभी भी ले सकते हैं। तो जो कविता है उसका खिलना फूल अपने खिलने से समझ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। फूल का खिलना समय पर निर्भर है, एक निश्चित अवधि तक ही वो रह सकता है, लेकिन कविता उन सब मायनों से बहुत परे है। बाहर भीतर इस घर उस घर, अब फूल भी आप देखेंगे कहीं भी खिल जाते हैं, घर की बगिया है, पार्क है, जंगल है, इस घर में उस घर में कहीं भी खिल जाते हैं। इसी तरह से जो कविता है वो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब फूल खिला है, सीमाबद्ध है, एक ना एक दिन जब उसकी आयु निश्चित है, ख़त्म हो जाएगी, तो उसको मुरझाना उसका तय है। लेकिन कविता यहाँ पर अजेय है, ठीक है, उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समय से प्रभावित ही नहीं है कविता, मतलब वो कभी मुरझाएगी नहीं, उसका रस कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप जितनी बार भी उसे पढ़ना चाहें आप उसे पढ़ सकते हैं, आपको हर बार पढ़ने पर उसी प्रकार के रस की अनुभूति होगी जैसा आपने पहली बार में पढ़ा था, क्योंकि कविता कभी भी किसी भी सीमा में बद्ध नहीं होती। ठीक है, अब थर्ड वाला पढ़ते हैं। थर्ड है यहाँ पर, अब यहाँ पर किससे तुलना की है? बच्चे से। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं उस तरह से कविता भी एक खेल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम शब्दों के साथ खेलते हैं, शब्दों को सही तरीके से बिठाना, उनके साथ सामंजस्य रखना, उस जो भाव हम व्यक्त करना चाह रहे हैं उनको कहना, वो कविता भी एक खेल है। क्योंकि जब कवि इस चीज़ को समझ जाता है और सही तरीके से अपने शब्दों को सही तारतम्य में, सही रीति में पिरो देता है, तो कविता अपने आप में क्या हो जाती है? उसके लिए खेल हो जाती है, जब वो इन सब चीज़ों में पारंगत हो जाता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों के खेल हैं उसी प्रकार से कविता भी एक खेल है, लेकिन उसको खेलना आना चाहिए आपको। बाहर भीतर यह घर वह घर, जिस तरीके से बच्चे बाहर अंदर, कभी इसके घर में कभी उसके घर में, कहीं भी खेल लेते हैं। बच्चों को खेलने के लिए कोई निश्चित स्थान की ज़रूरत नहीं होती कि नहीं ये मेरा खेलने का स्थान है, मैं यहीं खेल सकता हूँ। जिस तरह से बच्चों के लिए कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ वो अपना मनोरंजन ना कर सके, उसी प्रकार से कविता है, हमें वो कहीं भी हमारा मनोरंजन कर सकती है, कहीं भी वो हमें आनंद की अनुभूति करा सकती है। तो कविता भी हमारे लिए एक खेल है। जैसे बच्चों का खेल समय से प्रभावित नहीं होता, वो सुबह शाम दोपहर रात कभी भी खेल सकते हैं, क्योंकि बच्चों की एनर्जी अलग ही होती है, उनका एनर्जी लेवल बड़ों से बहुत अलग होता है। ठीक है, तो सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस प्रकार से बच्चा इस घर उस घर में खेल के, बच्चे को सभी प्यार करते हैं। आप किसी भी घर में चले जाए, छोटा बच्चा होगा खेल रहा होगा तो उसको सभी प्यार करते हैं। ठीक है, तो उसी जिस प्रकार से बच्चा सब लोगों को एक कर देता है ना, क्योंकि बच्चे को देखकर सबके मन में सिर्फ ममता और प्यार उमड़ती है, तो वो सिर्फ एक बच्चा ही कर सकता है, आप किसी बड़े के साथ में ऐसा नहीं करते। तो इसी तरह से हमारी कविता होती है। कविता को कोई भी पढ़े, किसी भी जाति का, किसी भी उम्र का, किसी भी अवस्था का व्यक्ति पढ़े, उसे वो उतना ही आनंद देगी जितना वो किसी और को प्रदान करती है। तो एक छोटी सी कविता है जहाँ पर चिड़िया, फूल और बच्चे से कविता की तुलना की गई है। बस ये याद रखना है कि चिड़िया और फूल की जो है सीमाएं हैं, लेकिन बच्चों के खेल और कविता की कोई सीमाएं नहीं है। ये एक छोटी सी कविता है, बाकी की सेकंड कविता हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं वापस आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।